नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं Next.js 15 पर। यह प्रोडक्शन के लिए स्टेबल हो गया है। हाँ, 21 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ है RC1 और RC2 के बाद। बिल्कुल। और इसमें स्टेबिलिटी पर काफ़ी जोर दिया गया है, लेकिन कुछ नई एक्साइटिंग चीज़ें भी हैं। सही है। हमारे पास सारी जानकारी Next.js के अपने ब्लॉग पोस्ट से आए, तो सोचा कि चलो इसी को खंगालते हैं। हाँ, देखते हैं कि डेवलपर्स के लिए इसमें क्या-क्या जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले अपग्रेड की बात करते हैं। सुना है कोई नया टूल आया है जिससे ये आसान हो गया है? हाँ, बिल्कुल। @NextCodeMod नाम का एक नया CLI टूल रिलीज हुआ है। कोड मॉड। अच्छा। हाँ, कोड मॉड्स असल में स्क्रिप्ट्स होते हैं। अच्छा। ये आपके कोड को नए वर्जन के हिसाब से अपडेट करने में मदद करते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो ये खुद ही बदल देगा कोड को काफी हद तक। ये टूल Next.js और React की डिपेंडेंसीज तो अपडेट करेगा ही, पर साथ में ये भी बताएगा कि कोड में कहाँ बदलाव करने की जरूरत है। तो अपग्रेड का जो सिरदर्द होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये तो बढ़िया है। कोड अपने आप एडजस्ट हो जाए तो क्या कहने। लेकिन क्या अपग्रेड करते समय कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका खास ध्यान रखना होगा? मतलब कोई ब्रेकिंग चेंजेस? हाँ, ब्रेकिंग चेंजेस हैं, बिल्कुल। कुछ अहम बदलाव हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि रिक्वेस्ट से जुड़ी कुछ APIs हैं, जैसे कुकीज, हेडर्स, पैराम्स और सर्च पैराम्स। ये अब एसिंक्रोनस हो गई हैं। ओह अच्छा, एसिंक हो गई हैं। हाँ, ये भविष्य के ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी कदम था। मतलब जैसे सर्वर रिक्वेस्ट आने से पहले ही कंटेंट तैयार करना चाहे, उस तरह की चीज़ों के लिए। पर घबराने की बात नहीं है, इसके लिए भी कोड मॉड है जो माइग्रेशन में हेल्प करेगा। चलो ये ठीक है कि टूलिंग सपोर्ट है, मतलब थोड़ा कोड तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैंने सुना है कैशिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये तो पिछले वर्जन से काफी अलग है ना? हाँ, ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है। देखिए, Next.js 15 में फेच रिक्वेस्ट, गेट रूट हैंडलर्स और क्लाइंट राउटर कैश, ये सब अब डिफ़ॉल्ट रूप से कैश नहीं होते। ओह, पहले तो डिफॉल्ट कैशिंग थी। बिल्कुल, पहले डिफ़ॉल्ट कैश्ड था। ये बदलाव यूजर्स के फीडबैक और पार्शियल प्री रेंडरिंग PPR जैसी नई चीज़ों के साथ बेहतर काम करने के लिए किया गया है। पीपीआर यानी पेज का कुछ हिस्सा स्टैटिक, कुछ डायनामिक, वो वाला। हाँ, वही। तो अब डिफ़ॉल्ट अनकैश्ड है, लेकिन अगर किसी को पुराना वाला व्यवहार चाहिए, मतलब कैशिंग चाहिए, तो वो उसे चुन सकते हैं। ऑप्ट इन का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉल्ट में अब ज्यादा ताजा, ज्यादा फ्रेश डेटा मिलेगा। सही। उन साइट्स के लिए ये अहम हो सकता है जहां डेटा जल्दी-जल्दी बदलता है। हाँ बिल्कुल। और जाहिर है React 19 का सपोर्ट, ये भी तो एक मेन हाईलाइट है। निश्चित रूप से। Next.js 15 अब React 19 RC इस्तेमाल करता है, खासतौर पर ऐप राउटर के लिए। और पेजेस राउटर वालों का क्या? उनके लिए भी सोचा गया है। कम्युनिटी के फीडबैक के आधार पर पेजेस राउटर के लिए React 18 का सपोर्ट बनाए रखा गया है। इससे अपग्रेड करने में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अच्छा, ये सही है। और हाँ, एक और चीज़ है, React 19 के साथ एक्सपेरिमेंटल React कंपाइलर का सपोर्ट। React कंपाइलर, वो जो कोड ऑप्टिमाइज करता है? हाँ, ये कोड को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करके यूज मेमो और कॉल बैक की ज़रूरत को कम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी एक्सपेरिमेंटल है और बिल्ड टाइम को थोड़ा धीमा कर सकता है। तो मतलब परफॉर्मेंस बूस्ट का पोटेंशियल है, पर अभी शायद प्रोडक्शन के लिए नहीं। ठीक है। हाँ, और हाइड्रेशन एरर मैसेज भी अब बेहतर हो गए हैं। अब सोर्स कोड दिखता है, सुझाव भी मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें डेवलपमेंट में बहुत मदद करती हैं। अच्छा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की बात चली है तो टर्बो पैक का क्या स्टेटस है? उसकी काफी हवा थी। बिल्कुल। और अच्छी खबर ये है कि नेक्स्ट डेव टर्बो अब स्टेबल है। अरे वाह, स्टेबल। हाँ, टर्बो पैक जो रस्ट बेस्ड बंडलर है, वो लोकल डेवलपमेंट सर्वर को काफी तेज कर देता है। मतलब लोकल सर्वर स्टार्टअप और फास्ट रिफ्रेश दोनों। कितना तेज? कुछ अंदाजा है? आंकड़े तो काफी इंप्रेसिव हैं। Vercel.com जैसे बड़े ऐप पर उन्होंने देखा कि लोकल सर्वर 76% तक तेज स्टार्ट हो रहा है और कोड अपडेट्स वो 96% तक तेज रिफ्रेश हो रहे हैं। 96%? सच में? ये तो रोज के काम में बहुत बड़ा फर्क डालेगा। हाँ, डेवलपमेंट फ्लो काफी स्मूथ हो जाना चाहिए इससे। कमाल है। अच्छा, इन बड़े अपडेट्स के अलावा क्या कुछ और छोटी-मोटी लेकिन काम की चीजें हैं जिन पर नजर डालनी चाहिए? हाँ, कई सारी हैं। जैसे डेवलपमेंट मोड में अब एक इंडिकेटर दिखता है जिससे पता चलता है कि कौन सा रूट स्टैटिक है। ओके, पहचानने में आसानी होगी। फिर एक एक्सपेरिमेंटल API है अनस्टेबल आफ्टर। इससे आप सर्वर से रिस्पॉन्स पूरी तरह स्ट्रीम होने के बाद कोई कोड चला सकते हैं।
जैसे लॉगिंग या एनालिटिक्स भेजने के लिए। अच्छा, ये दिलचस्प है। और सर्वर की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन JS API अब स्टेबल है। इसमें एक नया ऑन रिक्वेस्ट एरर हुक भी जुड़ा है। एक नया फॉर्म कंपोनेंट भी आया है, नेक्स्ट फॉर्म। ये नॉर्मल HTML फॉर्म को प्रीफेचिंग और क्लाइंट साइड नेविगेशन के साथ बेहतर बनाता है। फॉर्म सबमिशन वगैरह ज्यादा स्मूथ लगेंगे। फॉर्म्स के लिए बेहतर UX, सही है। और हाँ, अब आप अपनी Next.js कॉन्फ़िगरेशन फाइल टाइपस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, next.config.ts। फाइनली, ये बहुत लोग चाह रहे थे। बिल्कुल। सर्वर एक्शंस की सिक्योरिटी भी इंप्रूव हुई है और जो लोग खुद होस्ट करते हैं उनके लिए भी कैश कंट्रोल हेडर पर ज्यादा कंट्रोल और शार्प इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ऑटोमेटिक इंक्लूजन जैसे सुधार है। और ESLint 9 का सपोर्ट भी आ गया है। वाह, तो काफी कुछ पैक किया है इस रिलीज में। मतलब कुल मिला के देखें तो Next.js 15 में स्थिरता, बेहतर डेवलपर एक्सपीरियंस खासकर टर्बो पैक और कोड मॉड्स के साथ, React 19 का सपोर्ट और कैशिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण डिफॉल्ट बदलाव शामिल है। बिल्कुल सही। ये रिलीज एक तरह से मौजूदा फीचर्स को मजबूत बनाने और भविष्य की टेक्नोलॉजीज के लिए रास्ता तैयार करने के बीच एक अच्छा संतुलन साधती हुई दिख रही है। हाँ, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस और नई चीजें अपनाने में आसानी, इन सब पर फोकस साफ नजर आता है। सही कहा। चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो कैशिंग का डिफॉल्ट बिहेवियर बदला है, मतलब अब डिफॉल्ट रूप से अनकैश्ड, ये वेब डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस और डेटा की फ्रेशनेस के बीच जो संतुलन है, उसके बारे में क्या बड़ा संकेत देता है? क्या ये भविष्य का ट्रेंड है कि हम हमेशा ताज़ी डेटा को प्राथमिकता देंगे, भले ही थोड़ी परफॉर्मेंस कीमत चुकानी पड़े? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।